Subscribe now and press the bell icon. Never miss an आज की इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स की जो पूरी प्रोसेसिंग है उसके बारे में जानेंगे कि प्रोसेसिंग कैसे होती है, काउंसलिंग किस तरह से की जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो। और अगर आपको थोड़ी सी भी इसमें इन्फॉर्मेशन, थोड़ी बेनिफिट लगे उस इन्फॉर्मेशन से, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें भी थोड़ी नॉलेज मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स, जैसा कि हम सबको पता है कि ये कंडक्ट हुआ था 15 अप्रैल 2019 को, जो कि जिसमें बहुत सारे कॉलेजेस थे, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, उसने कंडक्ट किया था। लगभग 600 प्लस सेंटर्स में इसका एग्ज़ाम्स हुआ था। और इसके जो मार्क्स थे वो 200 मार्क्स का पेपर था। फर्स्ट पेपर था जिसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस थे, लैंग्वेज थी हिंदी एंड इंग्लिश। सेकंड पेपर था, उसमें भी हमको एप्टीट्यूड टेस्ट, सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में पूछा गया था, जिसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट थे, डिफरेंट एस्पेक्ट से पूछे गए थे क्वेश्चन, जैसे कि साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इनसे क्वेश्चन हमारे आए थे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी काउंसलिंग की, कि इसकी काउंसलिंग किस तरह से होती है। तो बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में आते हैं कि काउंसलिंग किस तरह से की जाती है, क्या प्रोसेसिंग है इसका, किस तरह से अलॉट की जाती हैं सीटें। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। इसकी जो काउंसलिंग होती है, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स की काउंसलिंग, उसमें 3 राउंड होते हैं। फर्स्ट काउंसलिंग, पूल काउंसलिंग एंड डायरेक्ट एडमिशन। हम जानेंगे कि इन काउंसलिंग के अंदर किस तरह से चॉइसेस गिवन होती हैं। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि हमें ऐसे कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको पहले फुलफिल करना होगा इस काउंसलिंग में जाने से पहले। तो सबसे पहले बात आती है बैंक अकाउंट डिटेल्स की। तो सबसे पहले हमें अपने नाम से या अपने फैमिली में अपने फादर या मदर के नाम से हमारा एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ हमें एक जो हमारा अकाउंट होगा उसका नंबर हमें पता होना चाहिए, आईएफएससी कोड उस बैंक का पता होना चाहिए, बैंक का नाम एंड ब्रांच, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि इसी के थ्रू हम जो ड्राफ्ट है वो बनवाएंगे, तो हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अब हम बात करें कि इसमें जो कैंडिडेट्स जो अपीयर हो रहे हैं उनको किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो दिखाने होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर कोई क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स है जो कि अभी कहीं अपीयर है, वहाँ पे उसका अभी मार्कशीट नहीं मिली है, तो जो भी उसकी जो लास्ट मार्कशीट होगी वहाँ की उसको कॉपी दिखानी होगी अपनी। और फ्रेंड्स, ये जो कॉपी होगी वो ओरिजिनल मार्कशीट वहाँ पे एक्सेप्ट की जाएगी। तो आपके पास की हो ये ओरिजिनल मार्कशीट जो है वो आपके पास होनी चाहिए। और इसके ही साथ अगर आपके पास कोई किसी भी तरह की कोई भी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, तो इंटरनेट मार्कशीट जो होती है वो तब तक वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं की जाएगी जब तक आप उसे अपने प्रिंसिपल या फिर कॉलेज का या आपके यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रार है उसको वेरीफाई ना कर दे, तब तक वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो ये आपको ध्यान देना है कि अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है ओरिजिनल, तो आप पहले से अपने यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल या यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से उसको वेरीफाई करवा लें। इसके बाद डिफरेंट कॉलेज की लिस्ट होती है, हमें उसके अकॉर्डिंग कॉलेज की शीट दी जाती है कि किस के अकॉर्डिंग हमारा कहाँ पे लगता है कि हमारे मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें कहाँ पे कौन सा कॉलेज मिलेगा। हम बात करते हैं कि यूपी बीएड काउंसलिंग में जो प्रोसीजर होता है काउंसलिंग का, वो किस तरह से होता है। फर्स्ट आता है फर्स्ट काउंसलिंग। फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर जो सबसे पहले स्टेप आता है वो होता है रजिस्ट्रेशन। इसमें सबसे पहले हमें जो हमारी स्टेट में हमारी रैंक आई होगी, उस रैंक के अकॉर्डिंग हमें वहाँ पे कैटेगराइज किया जाएगा। जो भी हमने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग रैंक मिली है एग्जाम में, जो हुआ था एग्जाम, उसमें हमें जो रैंक मिली है उसके अकॉर्डिंग हमें कैटेगराइज किया जाएगा। उस कैटेगराइज करने के बाद हमें एक लॉगिन दिया जाएगा, जहाँ पे हमें उसको लॉगिन करना होगा और अपना पासवर्ड वहाँ पे हमें जनरेट करना होगा उस लॉगिन आईडी पे। ये सारी चीज़ें हमें वहीं प्रोवाइड की जाएंगी। उसके बाद जब हम लॉगिन कर लेंगे तो उसमें हमें अपनी सारी बैंक डिटेल्स फिल करनी होंगी, कि हमारा बैंक अकाउंट कहाँ है, किस बैंक में है, आईएफएससी कोड क्या है, किस नाम से वो बैंक अकाउंट है। ये सारी हमें वहाँ पे जो एंट्रीज हैं वहाँ उसमें फिल करनी होंगी उस लॉगिन आईडी में। साथ ही साथ जब हम उसको फिल कर लेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है, जब तक हमारा रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता, तब अगर हमारे पास मार्कशीट नहीं है तब तक हमें उसमें अपनी स्कैन की हुई मार्कशीट ही लगानी होगी। तो वहाँ पे हम अपनी स्कैन की हुई मार्कशीट को अपलोड कर देंगे। और अगर हमारे पास वो फोटोकॉपी नहीं है, मार्कशीट ओरिजिनल मार्कशीट की फोटोकॉपी नहीं है, तब तक हम उस इंटरनेट को भी अपलोड कर सकते हैं, जो भी इंटरनेट से हमने डाउनलोड करी है, ठीक है। और जब हमारे पास वो आ जाती है और जो हमारा एडमिशन हो
हो जाता है तो हम बाद में उसको सबमिट कर सकते हैं, अपनी जो ओरिजिनल मार्कशीट की फोटोकॉपी है। नेक्स्ट आता है स्टेप काउंसलिंग फी एंड एडवांस कॉलेज फी पेमेंट। फ्रेंड्स, काउंसलिंग फ़ी की बात करें तो कैंडिडेट को सबसे पहले जो फीस देनी होती है वो होती है काउंसलिंग फीस। काउंसलिंग फीस ये वेरी भी कर सकती है किसी भी एग्जाम में। वैसे नॉर्मली जो काउंसलिंग फी सबमिट की जाती है वो होती है 750, और जो हमारी एडवांस कॉलेज फीस होती है वो होती है हमारी 5000। ये सबमिट करने के बाद हमें ऑनलाइन पेमेंट करना होता है, जो भी हम प्रेफर करें, नेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, किसी से भी हम ये पे कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स को किसी भी कॉलेज में सीट अलॉट नहीं हुई है तो उसको ये अगर 5000 जो भी उसने कॉलेज फी के सबमिट किए हैं वो उसको रिफंड हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो आप काउंसलिंग के टाइम जो फीस देते हो तो काउंसलिंग फी तो आपकी जो रिफंड नहीं होती है, लेकिन अगर आगे जाके हमें किसी भी कॉलेज में कोई सीट नहीं मिलती है तो जो हमने अपनी एडवांस कॉलेज फी सबमिट करी है जो कि हमारी 5000 रुपीज़ थी वो हमारी रिफंड हो जाती है, और काउंसलिंग फी हमारी नॉन रिफंडेबल है। इसके बाद ही हमें जो भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट होते हैं उनको वो अब एबल हो जाते हैं कि जो भी चॉइस उन्हें मिलेगी वहाँ पे वो चॉइस फिल कर सकते हैं कि उन्हें किस कॉलेज में चाहिए एडमिशन, उसके अकॉर्डिंग वो उस चॉइस को फिल कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर थर्ड स्टेप आता है चॉइस फिलिंग, जिसके अंदर कैंडिडेट वेरीफाई हो जाता है। चॉइस फिलिंग के लिए उसको सीट नंबर और जो भी उसके सब्जेक्ट्स होते हैं उस सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग उसको कॉलेज मिल जाता है। कॉलेज के अकॉर्डिंग वहाँ पे वो अपनी चॉइस फिल कर सकता है। जैसे कि किसी भी स्टूडेंट को फॉर एग्जांपल 5 कॉलेज मिल गए हैं तो उस 5 कॉलेज में से वहाँ पर वो कैटेगराइज कर देगा कि फर्स्ट नंबर पे मुझे ये कॉलेज चाहिए, सेकंड पे ये चाहिए, थर्ड पे ये चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा, तब उसको वहाँ पे सीट अलोकेट कर दी जाती है। अब हम बात करते हैं कि ये जो इसमें काफ़ी सारे लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि जेंडर वाइज होता है, तो फ्रेंड्स ऐसे जेंडर वाइज इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती कि आपको जो अलॉट की जाएंगी वो जेंडर वाइज की जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके अंदर आपको आपकी जो रैंक होती है उसके अकॉर्डिंग जो सीट प्रोवाइड की जाती है। अब जब तक वो लॉग आउट नहीं कर सकता तब तक वो स्टूडेंट कभी भी अपने मल्टीपल सेशंस में अपनी चॉइस को वो चेंज कर सकता है, लेकिन अगर एक बार वो लॉक हो गया तो उसके बाद वो उसको चेंज नहीं कर सकता है। इसलिए लॉग आउट होने करने से पहले या फिर लॉक्ड होने से पहले वो ईमेल आईडी वो उसको अपनी चॉइस को कहीं भी चेंज कर सकता है। अगर उसको लगता है कि जो कॉलेज उसने 4th नंबर पे फिल किया है वो कॉलेज अब वो 2nd नंबर पे फिल करना चाहता है तो वो इसमें चेंजेस कर सकता है। हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं जो कि हमारा कॉलेज अलॉटमेंट। कॉलेज अलॉटमेंट जो होता है वो स्ट्रिक्टली हमारे स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग ही हमें मिलता है, जो भी हमारी स्टेट में रैंक होती है उसके अकॉर्डिंग, और जो हमने प्रेफरेंस भरी है अपनी उसके अकॉर्डिंग हमें कॉलेज को अलॉट कर दिया जाता है। हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कंफर्मेशन लेटर डाउनलोड। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी लॉगिन आईडी हमें मिली होती है वहाँ से हम अपने डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ जैसे ही किसी भी स्टूडेंट को ये कॉलेज मिल जाता है उसके बाद उसको विद इन 3 डेज जो भी रिमेनिंग फीस होती है वो उसको सबमिट करनी होती है, जिससे कि एक कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ स्टूडेंट ने यहाँ पे एडमिशन ले लिया है। और जो भी SC ST के कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने 0 फीस के लिए ऑप्ट किया होता है वो वहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट अपना डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें वहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिपोर्टेड टू अलॉटेड कॉलेज। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो भी आपको अलॉटेड कॉलेज होते हैं वहाँ पर आपको विद इन 7 डेज के अंदर आपको वहाँ पर रिपोर्ट करना होता है, वहाँ पर कंफर्मेशन देना होता है कि हाँ आप यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए रेडी हो। अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो आपको वहाँ पे फिजिकली वेरीफाइड कराने होंगे। फिजिकली वेरीफाइड का मतलब ये है कि आपको खुद वहाँ जाकर उस ऑफिस में जो भी आपका वहाँ यूनिवर्सिटी का जो प्रिंसिपल ऑफिस है वहाँ पर जाकर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होंगे अपने। साथ ही साथ जो भी अगर किसी भी तरह का कोई भी ऐसी आपको लगता है कि किसी भी तरह की कोई भी आपसे मिस्टेक हो गई है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो वहाँ पे जाके करेक्शन करा सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा पूल काउंसलिंग। पूल काउंसलिंग किस तरह की काउंसलिंग होती है फ्रेंड्स? फर्स्ट राउंड की कंप्लीट होने के बाद जो कि हमारा फर्स्ट काउंसलिंग उसको कंप्लीट होने के बाद जो भी हमारी किसी भी कॉलेज में वैकेंट सीट रह जाती हैं वो हमारे पूल काउंसलिंग के द्वारा फिल की जाती हैं। हम बात करते हैं पूर्ण काउंसलिंग के अंदर किस तरह से फिल की जाती हैं। फर्स्ट आता है स्टेप रजिस्ट्रेशन।
पूर्ण काउंसलिंग में सिर्फ वही कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं जो कि फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, किसी भी वजह से वो उसको अटेंड नहीं कर पाए थे, तो वो यहाँ पर आकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पूल काउंसलिंग सेम फर्स्ट काउंसलिंग की तरह ही होता है। इसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, रजिस्ट्रेशन फी देनी होती है, कॉलेज की फुल फीस देनी होती है और उसके बाद अपने आपको चॉइस फिल करनी होती है। सेम आप चॉइस अपनी उसी तरह से फिल करोगे, आपको एक लॉगिन आईडी दे दी जाती है, वहाँ पर आप अपना पासवर्ड जनरेट करते हो और फिर आप वहाँ पर अपनी चॉइस को फिल कर सकते हो। और एक बार अगर आपकी ये सारी लॉगिन आईडी बनने के बाद जब आप सारी चीज़ें अपनी फिल कर देते हो, तो उसके बाद आपको अपनी बैंक डिटेल्स भी फिल करनी होती हैं, जिससे कि जो रजिस्ट्रेशन फी एंड कॉलेज फीस है वो आप सबमिट कर पाओ। तो पूल काउंसलिंग इस तरह से कंडक्ट की जाती है। पूर्ण काउंसलिंग का सेकंड स्टेप आता है काउंसलिंग फी एंड फुल कॉलेज पेमेंट। काउंसलिंग फी एंड फुल कॉलेज पेमेंट के अंदर आपको सेम वही प्रोसेस है, आपको काउंसलिंग फी देनी होती है 750 रुपीज जो है हमारी, जो कि नॉन रिफंडेबल है, और साथ ही साथ आपको अपनी दूसरी फीस भी देनी होती है जो कि आपकी पड़ती है 5,000 SC ST के लिए है, और जनरल के लिए है ये 51,250 रुपीज, जो कि आपकी ओवरऑल फीस है। तो ये आपको देनी होती है। अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो सेम वही है कि आपको ये रिफंड हो जाएगी, लेकिन जो आपने काउंसलिंग फीस सबमिट की है 750 रुपीज वो आपकी रिफंड नहीं होगी। इसके बाद आता है चॉइस फिलिंग। आप चॉइस फिल कर सकते हो अपनी सीट के अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो भी आपको लगता है उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे अपनी चॉइस को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कॉलेज अलॉटमेंट। अब कॉलेज आपको अलॉट कर दिया जाता है, तो कॉलेज अलॉट करने के सेम वही आपको प्रोसेस है, विद इन 7 days आपको वो कॉलेज ज्वाइन करना होता है। वहाँ पर आपको अपनी प्रेजेंस लगवानी होती है और आपको वहाँ पे देना होता है कि हाँ आप रेडी हो इस कॉलेज में आने के लिए। नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कंफर्मेशन लेटर डाउनलोड। अब यहाँ पर क्या होता है कि आप एक जो आपको लॉगिन आईडी दी है वहाँ से आप कंफर्मेशन लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं, और जो भी आपकी रिमेनिंग फीस जो रह गई है वो आप वहाँ पर जाके सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी पूरी काउंसलिंग कंडक्ट की जाती है। नेक्स्ट आता है रिपोर्टेड टू अलॉटेड कॉलेज। आप अब आपने ये सारी प्रोसेसिंग कर दी, उसके बाद विद इन 4 days आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ वहाँ पर ये कंफर्मेशन लेटर सबमिट करना होता है, और साथ ही साथ जो भी आप वहाँ के प्रिंसिपल ऑफिस होते हैं वहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ, कि ये आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। और अगर उस टाइम तक आपकी जो मार्कशीट नहीं आई थी, जो आप फोटोकॉपी आपने लगाई थी इंटरनेट के, और अगर आपके पास ओरिजिनल आ जाती है तो आपको वो सारी चीज़ें वहाँ अपनी शो करनी होती हैं। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट एडमिशन। अब हम बात करते हैं कि इस डायरेक्ट एडमिशन के अंदर कौन कौन से कैंडिडेट जो हैं वो एलिजिबल होते हैं। तो इसमें वो वाले कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जो कि एडमिट नहीं हुए थे फर्स्ट काउंसलिंग में किसी भी कॉलेज के अंदर, साथ ही साथ पूल काउंसलिंग के अंदर भी उन्हें किसी भी तरह के कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला है। थर्ड वो वाले होते हैं जो कि काउंसलिंग प्रोसेस में उन्होंने अब तक पार्टिसिपेशन नहीं किया है, ना ही उन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन किया है, ना ही उन्होंने पूल काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन किया है। वो लोग डायरेक्ट एडमिशन में एलिजिबल होते हैं। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने फर्स्ट काउंसलिंग या पूल काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट किया था, वो डायरेक्ट एडमिशन भी लेने आ गया, तो उस तरह के कैंडिडेट को ये सीट नहीं दी जाती है। तो इस तरह से सारा प्रोसीजर होता है। अब आते हैं कि ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि रिपोर्टिंग के टाइम पर आपको ज़रूरत होती है। तो आपकी जो प्रोविजनल अलॉटमेंट का कंफर्मेशन लेटर होता है जो कि आपको आपके यूनिवर्सिटी से मिलता है पोर्टल से, वो आपको उसका प्रिंट आउट वहाँ पे सबमिट करना होता है। ये सारी चीज़ें आपको सेल्फ अटेस्टेड करनी होंगी। साथ ही साथ आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है उसकी कॉपी लगानी होती है, एडमिट कार्ड की कॉपी लगानी होती है, और आपने जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स में मार्क्स स्कोर किए हैं तो वो स्कोर कार्ड आपको लगाना होता है। आपको अपने 10th का सर्टिफिकेट, जो भी आपके 10th मार्कशीट का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको वहाँ पे प्रूफ के लिए लगाना होता है। ये प्रूफ आपका डेट ऑफ बर्थ के पर्पज से लिया जाता है कि आपके 10th में इतनी डेट थी। हमेशा 10th की जो डेट ऑफ बर्थ होती है आपकी कंटिन्यू वही चलती है, इसलिए 10th का मार्कशीट आपको लगाना होता है। आपने अब तक जितने भी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन दिए हैं या फिर आप किसी भी एग्जाम में अपीयर हैं, तो आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं। इट मीन्स आपको 10th 12th, आपकी बैचलर डिग्री, आपकी मास्टर डिग्री, आपने जो भी
क्वालिफाई किए हैं डिग्री को, जो भी आपने कंप्लीट किए हैं कोर्सेज, वो आपके वहाँ पे सर्टिफिकेट आपको लगाने होते हैं, उनकी फोटोकॉपी। साथ ही साथ आपको अपनी कैटेगरी, जैसे सब कैटेगरी के लगाने होते हैं, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, और आपको ओरिजिनल आपकी जो फोटो आईडी है जो गवर्नमेंट से इश्यू की गई है वो आपको लगानी होती है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, इस तरह की आपको फोटोकॉपी भी लगानी होती है। तो इस तरह से आपकी पूरी प्रोसेसिंग होती है और ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए ज़रूरी होते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो काउंसलिंग होती है वो किस तरह से की जाती है, क्या प्रोसेस होता है, किस किस तरह के रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसमें। तो अगर किसी भी तरह की आपकी कोई प्रॉब्लम हो या आप सजेशन देना चाहते हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसको पूर्ण करने की। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और विच वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।